लेकिन आरटीआई जो है ये हमें सिर्फ 10 रुपए में इंसाफ दिला सकती है, जो काम हमें कोर्ट कचहरी जाकर वकीलों के चक्कर काटकर प्राप्त करना पड़ता है, लाखों रुपए हजारों रुपए देने के बाद, वो काम आप सिर्फ 10 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा हमें हथियार दिया गया है, इसकी ताकत को हम लोगों को समझना चाहिए। अब मुख्य चीज ये है कि आरटीआई से हम कैसे अपनी ताकत, अपने को इंसाफ ले सके, या कैसे इस देश के भ्रष्टाचार को खत्म कर सके, इस सब को समझने के लिए आज देखेंगे हम तो ये लोग भ्रष्टाचारी इतने वो हो गए, बेखौफ हो गए हैं कि आरटीआई के जो नॉर्मल तरीके हैं, जिस तरीके से मतलब होना क्या चाहिए, आपने एक सिंपल सा पेपर में आरटीआई दे दी और उसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए, मगर यहाँ आज हालत ये हो गए है वो चीज नहीं हो रही है। वहां पर आपको अलग अलग तरीके से इस प्रकार से कंफ्यूज करके जवाब दिए जाते हैं, जिससे आप भ्रमित हो जाते हैं और आप वो जवाब जो आपको तुरंत मिल सकना चाहिए था वो महीनों नहीं मिलता है, यहाँ तक कि साल लग जाते हैं। उसके बाद सेकंड अपील पे चले जाते हैं, कंप्लेंट चली जाती है, फिर वहां बताया जाता है कि लाइन लगी है, जब आपका नंबर आएगा तब आपको जवाब दिया जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से समझें, एक तो है सिंपल, जैसे वकील वगैरह का काम आपने देखा होगा, वकील की जो अपने काम है, संविधान की जो धाराएं लिखी आईपीसी की, वो बिल्कुल छोटे से यानी 150-100 पेज के अंदर आती है, लेकिन ये वकील लोग की जो उनकी माइंड या उनके काम करने की कला कि एक एक आईपीसी के से जो निकल के बाहर आता है हर एक मामले में, उससे हजारों किताबें बन गई है। मतलब आप अगर इंटेलिजेंट है, आप अगर समझदार है, तो उस आईपीसी में किस प्रकार से अपने क्लाइंट्स को इंसाफ दिलाते हैं, उस चीज को अगर हम समझेंगे मतलब तो ये समझ में आएगा कि कहने को एक लाइन की आईपीसी की धारा लिखी है, लेकिन उसके अंदर से जो हम लोग जब वकील लोग सब निकालते हैं पॉइंट, तो पॉइंट्स कई किताबों में बदल जाते हैं, बहुत कुछ इसमें लिखना पड़ता है। एक एक अगर जो सही वकील होते हैं वो अपने जूनियर्स को समझाते हैं कि उस लाइन को पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो हर बार एक नया आपको मिलेगा उसके अंदर। ठीक वही चीज अगर आरटीआई में आज हमें करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक सिंपल वे में सामने से हमें जवाब नहीं देना, क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचारी बैठे हैं, तो हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है। अब अगर एक चीज होती है, हम जैसे अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, बीटेक कराना है, डॉक्टरी कराना है, हम बचपन से उसको एजुकेशन देते हैं, उसको हम ओरल जो भी उसका अपने बुक किताबी बोला जा सकता है, उसकी पढ़ाई हम उसको देते हैं, तो वो पूरे साल लगा करके अपना बीटेक या ये सब चीज प्राप्त करता है। क्या आज हमें आरटीआई की उसी प्रकार से जानकारी लेनी होगी? आज हम देख रहे हैं हर जगह वेबिनार या हर जगह ऐसे मीटिंगें होती है जिसमें आरटीआई की इस प्रकार से जानकारी दी जाती है जैसे हम एक स्टूडेंट हो और उसको सिखाना पड़ रहा है, जबकि कुछ इस प्रकार से मैंने कहा कि वकील लोग एक आईपीसी की उस छोटी सी लाइन के पर हजारों किताबें लिख चुके, हजारों उसके रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से आरटीआई का भी हाल है, इन लोगों ने कर दिया है, भ्रष्टाचारियों ने कर दिया है। तो हमें उन चीजों को समझना है, और उसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पर ट्रेनिंग के द्वारा तो क्या है, आज देखिए आप गूगल में आप डालेंगे आरटीआई, इसका हमें जवाब चाहिए या हम कैसे आरटीआई लगाएं, आपको हर चीज वहां पर मिल जाएगी, जैसा चाहे वैसे। हम आज जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के मार्फत ही जुड़े हैं, हम डालेंगे गूगल में तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सी आरटीआई किस प्रकार से कहाँ लगानी है, ये सारे हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो जवाब नहीं दिए जा रहे, जो काम नहीं हो रहा है,
उस पर हमें रिजल्ट लेने हैं, और वो रिजल्ट के लिए हम सबको एक होकर के काम करना होगा। आज हम लोगों को आरटीआई के लिए क्या कहा जाता है, जज लोग खुद बोलते हैं और उसके वीडियो भी है। जज कहते हैं कि आरटीआई लोग ब्लैकमेलर है, ये चीज बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? अगर आपके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता तो आरटीआई की किसी को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार है, कुछ गलत हो रहा है, उसकी वजह से आप वो लोग ब्लैकमेलर हो रहे हैं, तो इसमें ब्लैकमेलर पैदा हो गए, कुछ हो गए हैं। मगर नाम हम सबका खराब कर रहे हैं ये लोग, जो एक्चुअल एक्टिविस्ट है उनका नाम खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबको ये लोग उसका बहाना लेकर के सही मायने में जितने भी हमें पीआईओ हमें जवाब नहीं दे रहे, एसआईसी जवाब नहीं दे रहा, फर्स्ट अपील वाले जवाब नहीं दे रहे, उनके बहानेबाजी रहती हो। इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि आरटीआई ब्लैकमेलर है, तो उसकी वजह से जो आम जनता है वो इनके गलत धंधों के यानी उनके खिलाफ खड़ी भी नहीं हो पा रही है। और खड़ी ना होने की वजह से आज हम इनके जो दुर्दशा कर रखे हैं, आरटीआई में हमें जवाब नहीं दे रहे, ये आम पब्लिक नहीं खड़ी होने की वजह से ये लोग बेखौफ होकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग अकेले हो। यानी जो सही एक्टिविस्ट है, जो इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जो उनकी जानकारी निकाल कर उन भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा सकता है, उन लोगों की जानकारी नहीं दी जाए, क्योंकि इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को एक साथ खड़ा करना बहुत जरूरी है। अगर हम एक साथ खड़े हो जाएंगे और इन लोगों के खिलाफ सही ढंग से प्लानिंग के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और ऐसे एक्टिविस्ट को जो जानकारी जो जिनको जवाब नहीं मिल पा रहे हैं और वो उस प्रकार से अपने यानी आरटीआई लिख नहीं पा रहे, जैसे कि लिख करके इन लोगों से जवाब लिए जा सके, उनको अगर हम लोग सहयोग करेंगे तब जाकर के इन जैसे लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमने एक जगह हमने आरटीआई लगाई, एक एक्टिविस्ट ने, उसमें सीसीटीवी फुटेज मांगा गया। अभी जस्ट 2 दिन पहले हमारे पास जवाब आया। क्या जवाब आया? कि हमारे थाने में 7 दिन के लिए ही सीसीटीवी फुटेज स्टोर होता है, हम आपको नहीं दे सकते। ये जो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हो आप फुटेज, ये बात का है इतना, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर आ चुका है कि भाई सीसीटीवी फुटेज लगाओ और कम से कम 1 साल का आपके पास होना चाहिए। और ये जवाबदारी किसकी है? सीनियर की। कंटेम्प्ट किसको ऊपर लगेगा? सीनियर के ऊपर। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का अनादर करेगा उसके ऊपर कंटेम्प्ट बनता है। लेकिन इस प्रकार से बेखौफ होकर इस प्रकार के जवाब दिए जा रहे हैं। सेक्शन 8 में जवाब देकर के इस चीज को कि भाई ये हमारे को जरूरत नहीं, हम दे नहीं सकते, ये गोपनीय है, जबकि गोपनीय हो ही नहीं सकता, ऐसा कह करके हम लोगों को जवाब नहीं दिए जा रहे आजकल, जबकि पहले काफी कुछ मिल जाते थे, अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। इसलिए जरूरी हो गया है कि हम सब एकजुट होकर के एक मंच पर आए, कुछ ऐसा इंतजाम करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को जो उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर वो खुद आरटीआई लगा सके समझकर, या फिर हमारे कुछ ऐसे लोग बैठे हो हम लोगों के साथ जो एक्सपर्ट हो, जो लोग हम लोगों को उन लोगों को मतलब जो समझ नहीं पा रहे उन लोगों को सही ढंग से उनका ड्रॉप बनवाने में सहयोग करें। क्योंकि यहाँ अगर हम ट्रेनिंग में या यहाँ पर हम बताएंगे कुछ चीजें तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 शब्दों में बता सकते हैं, और उसका जवाब कुछ ही लोगों को मिल पाएगा, यानी कुछ ही लोग उससे ये जानकारी हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा बैंक होगा जिस बैंक में ये सारी चीजें उपलब्ध होती रहेगी, यानी हम जितने भी आरटीआई लगाएं, क्योंकि हम आरटीआई जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल काम उसके लिए नहीं कर रहे, पर्सनल फायदे के लिए, या हम लोग एक्टिविस्ट कर रहे हैं, या हम लोग जो सामाजिक वर्क कर रहे हैं, तो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए, हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनका शोषण हो रहा है, हम उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी मिट नहीं रही है, हम उसके लिए सारा काम कर रहे हैं। तो हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसे अगर हम ट्रांसपेरेंसी के सामने सबके सामने रखते हैं, ऐसा बैंक रखते हैं हम सामने जिसमें इन लोगों को सारी उनसे रिलेटेड मतलब फिल्टर करके उनकी जानकारी उनको मिलती रहे,
कि इस प्रकार की आरटीआई को लगाना है तो इस प्रकार से हम लोग सब दे सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे लोग बैठे हों जो ऑनलाइन इस प्रकार की जानकारी लोगों को दे सके, या तुरंत उन लोगों को जानकारी दे सके, ड्रॉप बनवाने में, उनकी आरटीआई लगवाने में सहयोग दे सके। ऐसा हमारा हम लोगों का इंतजाम होना चाहिए। अब जैसे अगर आप देखेंगे कई एनजीओ है जो इस प्रकार के काम करते हैं, कई वकील है जो इस प्रकार से लोगों को इंसाफ देने की बात करते हैं, लेकिन आप किसी के पास भी चले जाइए, अभी आप देखेंगे एक आरटीआई लगाने का एक ऑनलाइन आया है जो कहते हैं 500 रुपए दीजिए और उनकी आरटीआई लगवा देंगे। तो इस प्रकार से मतलब ये लोग, अगर आप देखिए आज हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, आज हमें कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, सामाजिक वर्क करना पड़ रहा है, या आरटीआई जैसे काम करना पड़ रहा है। उसका कारण है कि जो संविधान है, संविधान का उपयोग सही ढंग से हो नहीं रहा है, किसी के साथ बेइंसाफी होती है तो उसको बेचारे को वकील ना होने की वजह से चुपचाप बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वकीलों की फीस वो नहीं दे पाता। अब इसके लिए डालसा जैसे संगठन बने हैं, नालसा जैसे संगठन बने हैं जो लोगों को वो ये देते हैं, मगर वहां पर कौन कैसे लोग बैठे हैं? वकील। आप वहां जाएंगे, वहां पर आपको कुछ मिल जाएंगे, कहेंगे कि चलते ये वकील है, इनसे आप अपना काम करवा लीजिए। अब वो वकील के पास जाकर के वो आपका नाम वाम लिखेंगे और बाद में पता चल रहा है वो आपसे पैसा खाते, सामने वाले से पैसा खाते। एक साथ तो अभी हमारे सामने एक दालसा का आया है, चंडीगढ़ का एक वकील ने साफ साफ पहले बोल दिया कि हाँ हम इस जज के खिलाफ कंटेम लड़ेंगे। उसके बाद दो उधर से वहां से दालसा से हमारे पास रिपोर्ट आई कि नहीं हम आपका केस नहीं लड़ सकते। दो वकीलों की हमने और राय ली है, दो वकील बोल रहे कि नहीं हम आपका कंटेम का केस नहीं लड़ सकते। और फिर जो हमने फाइल बनाई थी वो फाइल सामने वाले जज के खिलाफ, जज की तरफ से मिल रही है जिसके खिलाफ हम लोग कंटेम कर रहे थे, जिस जज के खिलाफ हम लोगों ने ये काम कर रहे थे। मतलब इस प्रकार का खेल चलता है। ये पूरा भ्रष्टाचार सिस्टम में जो हमें सहयोग देने आया है वो ही हमारे घर में मतलब हमारे पीठ पे छुरा भोगते हैं। ये पूरा खेल हमारे पूरे देश में चल रहा है। तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम कोई अपने कमाई के लिए नहीं कर रहे तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं करते हम? आरटीआई एक्टिविस्ट को ब्लैकमेलर बोला जाता है। भाई आप आरटीआई निकाल रहे हो, आपको वो सारी चीजें सार्वजनिक करनी चाहिए। आपने क्यों निकाली? आपने रोड की आरटीआई निकाली है तो रोड पर जो गलत काम हो रहा है उसके सबके नाम को सार्वजनिक करिए, एक ऐसे बैंक में रखिए जहां से सभी लोग उस जानकारी को हासिल कर सके इस चीज को। तो इस प्रकार का कुछ इंतजाम हम लोग करेंगे तभी जाके होगा। जैसे मैं एक आपको सैंपल बताता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं शेयर करता हूँ इस चीज को। देखिए एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर हम फिल्टर करके काम करें। जैसे आपके खराब रोड है, अव्यवहारिक महानुभाव या इस टाइप का पूरा फिल्ट्रेशन किया जा सकता है हर चीज के ऊपर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फिल्ट्रेशन करके ये एक वेबसाइट या इस टाइप का कोई भी हम बैंक तैयार कर सकते हैं जहां पर आरटीआई से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो लोग भी हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या जो भी जिनको भी आरटीआई की जरूरत है वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ऐसा हमें बैंक बनाना चाहिए। जैसे अभी साहूकार है आपके एरिया में, वो गलत कर रहे हैं तो उसके प्रति क्या अधिकार है देखेंगे आप, आपके अधिकार क्या है। तो यहाँ पर वकील लोग अपने अधिकार क्या है आपके ये सारी जानकारी डालेंगे, आपके पास मौजूद हो। इस टाइप का एक फिल्टर्स बैंक हम लोगों के सामने होना चाहिए। अगर ये हम लोग रखेंगे तो हो सकता है हम काफी हद तक, क्योंकि हमें कोई सीखना नहीं है, हमें सीखना तो हमारी मजबूरी बन रहा है। असल में तो हम लोगों को चाहिए कि क्या बोलते हैं समाधान निकले। हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाधान इस प्रकार का निकले जिससे कि हम इसमें एक मिनट, हाँ, हम लोग चाहते हैं कि समाधान निकले, हम लोगों को ये सब सीखने की ये सबकी जरूरत ना पड़े और भ्रष्टाचार मुक्त खत्म होता चला जाए। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अगर हम सभी के सामने अपनी हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ रख देंगे, हम वो सारी जानकारी रख देंगे, तो इन लोगों के चेहरे अपने आप बंद मुंह छिपाते बैठेंगे। जैसे अभी हमने जस्ट जो ट्रेनिंग की थी पिछले उसमें एक हमने मामला रखा था, तो उसमें साफ साफ हमने किस तरीके से वो ऑफिसर गलत है वो सबको हमने प्रेजेंट किया
और प्रेजेंट करने के बाद उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट लेटर वगैरह बना दिया, हमने वीडियो बना करके उनके डिपार्टमेंट में सब जगह भेज दिया, उनको 15 दिन का टाइम दे दिया कि 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करो, नहीं तो फिर ये हो हम ऐसा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आरटीआई पे या किसी प्रकार के उस पर जवाब नहीं मिल रहा है या जानकारी नहीं मिल रही है, तो हमें उस तरीके से उसके प्लान, एक तो सिंपल आरटीआई हो गई जो हमें नॉर्मल उसमें मिल रही है, लेकिन जो आरटीआई का जवाब वो नहीं दे पा रहे, उसमें घुमावदार हमें दिया जा रहा है, तो उसमें फर्स्ट अपील करनी है या हमें कंप्लेंट करनी है, उस चीज को भी हम लोगों को समझना है। जैसे मैं एक कंप्लेंट के मामले में थोड़ा सा मैं सैंपल दिखाता हूँ आपको इसके मामले में कि किस तरीके से कंप्लेंट की जाती है। एक छोटा सा और मैं सैंपल दिखाता हूँ। कंप्यूटर আছে না সাধারণ স্ক্রিন শেয়ার করতে জন্য ये देखिए, ये फर्स्ट अपील लगाई गई है, जवाब बराबर नहीं मिला था उसकी वजह से लगाई है। हमने जो जवाब मांगे थे उसका छोटा सा मैं यहाँ पर बताता हूँ महोदय। मैंने सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई लगाई थी, लोक सूचना अधिकारी को भेजे गए ये 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। पहला मांगी गई जवाब ये थी, जानकारी मांगी थी हमने कि श्री विशाल महादेव पेडनेकर ने 2013 में किस पद पर कार्यरत थे की जानकारी दी जाए, तो ये उन्होंने जानकारी दे दी हमें, ठीक है। इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये हम फर्स्ट अपील लगा रहे, जो हमने आरटीआई लगाई थी उस आरटीआई के मामले में ये जवाब हमें मिला है, तो उस जवाब में हमें बराबर नहीं मिला, इसलिए हमने फर्स्ट अपील लगाई है यहाँ पर। तो फर्स्ट अपील कैसे लगाई है उस चीज को देखिए। अब यहाँ पर दूसरी जानकारी हमने मांगी थी, विशाल महादेव पेडनेकर फरवरी 2013 में जिस भी पद पर कार्यरत थे उस दौरान वह क्या केवल दफ्तर के अंदर के ही काम करते थे, क्या उस संबंधित कार्यालय से बाहर के निर्मित बाहर भी जाते थे, इसकी जानकारी दी जाए। जब ये जानकारी हमने मांगी तो इसका जवाब इन्होंने क्या दिया, फरवरी 2013 में श्री महादेव पेडनेकर 8, 21, 25, 26 तथा 28 तारीख को छोड़कर अन्य कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। मतलब हमने मांगा कुछ जवाब, वो दे रहे हैं कुछ और जवाब, वो तारीखें भी हमें बता रहे हैं। हमने उनसे तारीखें नहीं मांगी, हमने उनसे क्या बोलते और कुछ भी नहीं मांगा। हमने इतना मांगा कि आप हमें ये बताइए, हमने क्या मांगा उसमें कि आप ये बताइए कि ये किस पद पर कार्यरत है, क्या वो दफ्तर के बाहर का भी काम करते थे या दफ्तर के अंदर का ही काम करते थे, जो भी होते थे उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। मगर उन्होंने ये जानकारी नहीं दी। अब ये जानकारी कौन दे सकता है? इसके बाद हमने इसमें लिखा है, महोदय उपरोक्त जवाब से साबित होता है कि एक बिना दिमाग का पीआईओ कुर्सी पर बैठकर जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पीआईओ की कुर्सी पर बैठे हुए योग्य अधिकारी का जवाब निम्नानुसार होना चाहिए था। यदि विभाग में कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला कार्य कार्यालय के अंदर ही किया जाने वाला है तो पीआईओ द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए था कि कर्मचारी द्वारा विभागीय कार्य विभाग के कार्यालय के अंदर ही बैठकर किया जाता है, उसे विभागीय कार्य के लिए कार्यालय के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये हमने उनके उस जवाब के ऊपर पीआईओ को, क्योंकि वो बिना दिमाग वाला है, ऐसा लिख करके उसको पॉइंट टू पॉइंट दिया। लेकिन ये सारी जानकारी जो समझते हैं वो लोग तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान इस प्रकार से ये जानकारी नहीं लिख सकता। आगे तीसरी जानकारी देखिए, यहाँ पर तीसरी जानकारी हमने मांगी, यदि वे अपने कार्य के निमित्त कार्यालय से बाहर जाते थे तो क्या इस बात का उल्लेख किसी भी रजिस्टर या फाइल में किया जाता था क्या, तथा बाहर के कार्य करने पर आने जाने का खर्च कार्यालय से ही मिलता था क्या, इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाए। तो इन्होंने कहा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं। अब ये चीज के ऊपर हम लोगों ने जवाब लिखा इनको अपने फर्स्ट अपील में, महोदय उपरोक्त जवाब से साबित होता है कि पीआईओ आरोप लगाते हुए यह साबित कर रहे हैं कि उनके विभाग में संवैधानिक नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के आने जाने या छुट्टी लेने का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है।
ये एक एसबीआई का दफ्तर है, आप समझ लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है, वहां पर ये चीज बोली जा रही है। पीआईओ ऐसा बोल रहा है। उपरोक्त जवाब से साबित होता है कि एक बिना दिमाग का पीआईओ कुर्सी पर बैठकर जनता के पैसों को बर्बाद कर रहा है। मतलब हमें अब ये वर्ड बोलना जरूरी हो गया है ऐसे लोगों के खिलाफ। हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार बैठे हैं, और अगर ऐसे अधिकारी इन कार्यालयों में बैठे रहेंगे, उनको जब तक हम पर्दाफाश नहीं करेंगे, उन लोगों के खिलाफ हम लोग बोलना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें होती रहेगी। और इसके लिए हम सबको एकजुट होना बहुत जरूरी है। अभी आगे देखिए, चौथा जवाब हमने इनसे बोला था, इसका हमने ये भी लिखा है, देखिए कि उपरोक्त जवाब की जगह दूसरा जवाब देना ही साबित कर देता है कि वह अपने निजी आर्थिक लाभ के लिए वह जवाब दे रहे हैं जिसके बारे में उससे पूछा ही नहीं गया। ठीक है, अब ये तीसरा जवाब देखिए। चौथा हमने मांगा, पत्र में उल्लेखित तारीखों को क्या श्री विशाल महादेव पेडनर के कार्यालय से बाहर गए थे क्या, इसकी जानकारी दी जाए। तो इन्होंने लिखा है, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार श्री महादेव पेडनर उपस्थित थे। मतलब इन्होंने उपस्थित वाली जानकारी दी, हमने मांगा कुछ और है, उसकी जानकारी उन्होंने देनी चाहिए थी। उसका रजिस्टर कॉपी दस्तावेजी सर्टिफिकेट दिया जाता है, दस्तावेजी, वो पेपर हमें दे देना चाहिए। वो पेपर इनके द्वारा हमें नहीं दिया गया, बल्कि इस तरीके से हमें जवाब दिया गया, जिसके बाद हमने इनकी फर्स्ट अपील लगा दी है। और अभी ये लोग मतलब बहुत बुरी तरह परेशान हो गए हैं इस मामले में, इसके अंदर। तो ये हो गया है, ये चीज है हमारी इस ये वाली। अब दूसरी चीज देखें, ये आप लोगों को समझ में आया होगा जहां तक है कि किस प्रकार से एक आरटीआई एक्टिविस्ट को ये लोग परेशान कर रहे हैं। आरटीआई सिंपल है, जिस प्रकार से आईपीसी एक्ट हमारे बने हैं, छोटे से उसमें दिया है, उसमें सब कुछ उसमें दिया है, उतना अगर समझना है तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन एक एक आईपीसी एक्ट के तहत कई किताबें लिख गई है, कई ऑर्डर आए हैं, बड़े बड़े ऑर्डर आए हैं, हजार 500 पेज के, 100 पेज के ऑर्डर है उसके ऊपर। तो वही चीज यहाँ पर भी आ रही है, इन लोगों ने वही काम कर दिया। सिंपल वे में हम जो पूछ रहे हैं उसको सिंपल वे में वो नहीं बता रहे, दूसरे ढंग से वो इस चीज को घुमा रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, हमने फिर दूसरी इसके मामले में कंप्लेंट की है। वो कंप्लेंट को समझिए कि कंप्लेंट किस तरीके से की गई है। अभी देखिए, ये कंप्लेंट हमने की है, ये सेक्शन 18 के तहत कंप्लेंट देखा, ये देखिए, अभी उन्होंने जवाब हमें आरटीआई से बराबर दिया नहीं है, बराबर। अब हमें, क्योंकि आरटीआई से जवाब नहीं दिया, ये लोग हमारे वर्कर है, ये लोगों को, हम लोगों को हम इनको पैसा दे रहे हैं, और ये हमारे चीज को छुपा रहे, जो हम मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे। तो क्या करना चाहिए, हमारे पास हमारे जो एक्ट बने हैं, और ये आरटीआई एक्ट तो बहुत बढ़िया हमें दिया गया है। अभी यहाँ पर क्या दिया है देखिए, अगर आपको जवाब बराबर नहीं दिया जाता है तो क्या, तो यहाँ पर हमने सेक्शन अपने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18(1)(e)(2)(3)(a) के तहत इनकी शिकायत करी है। ठीक है, ये पूरा आरटीआई में बताया है, अपने उसमें आप ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसके तहत क्या क्या मतलब शिकायतें किसके उसमें ब्याज पर ये शिकायतें की गई है। अब यहाँ देखिए, शिकायत करने का आधार हमने बोला है, मांगी गई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि दोषी को बचाने के लिए गुमराह करते हुए अन्य जवाब दिया गया। यहाँ पर देखिए, हमने वो नॉर्मल है, ये सारी चीजें कॉमन रहती है। अब नीचे आया कि निम्न आधार सूचना अधिकारी को अयोग्य व भ्रष्टाचार में लिप्त साबित करते हैं। सबूत नंबर 1 है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के पैरा नंबर 2 के अनुसार श्री विशाल महादेव पेडनेकर फरवरी 2013 में जिस पद पर, ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो इसमें विशाल पेडनेकर ने जवाब जो हमें दिया गया, वो ये जवाब दिया गया उनकी तरफ से कि 8, 21, 25, 26 तथा 28 तारीख को छोड़कर अन्य कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित थे। मतलब हमें जो जवाब मांगा वो जवाब नहीं दिया, इन्होंने जवाब घुमाया था। तो उपरोक्त जवाब से साबित होता है कि बिना दिमाग वाला, ये वर्ड हमने उसमें लिखे, और इसमें यह लिखा कि कुर्सी पर बैठकर जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, साथ ही उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सीपीआईओ अशोक पारिक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी की कुर्सी पर बैठे हुए योग्य अधिकारी का जवाब निम्नानुसार होना चाहिए था। हमने वहां मेंशन भी करा कि उनको जवाब ऐसा, एक्चुअली देखेंगे तो ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है किसी को, कि हम कैसा जवाब होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा क्या है।
मगर अब हम लोगों को जरूरी हो गया है इस प्रकार के जवाब या इस प्रकार की चीजें लिखना, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। एक आम इंसान कोर्ट कचहरी नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट कचहरी जाना बोलेंगे तो 50,000 से 1 लाख 2 लाख ऐसी खर्चा हो जाएगा। एक जो 10 रुपए में हमें चीज मिल रही है वो इन्होंने बंद कर रखी है, तो हमें एकजुट होकर 10 रुपए की चीज हमें 10 रुपए में ही प्राप्त करने का इंतजाम करवाना होगा। नहीं तो अगर कोर्ट कचहरी जाना है तो आरटीआई का मतलब नहीं रह जाएगा हमारे लिए। इसलिए इस प्रकार के जवाब देकर हम इन लोगों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा, यदि विभाग में कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला कार्य कार्यालय के अंदर ही किया जाने वाला है तो सीपीआईओ अशोक पारिक द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए था कि कर्मचारी द्वारा विभागीय कार्य विभाग के कार्यालय के अंदर ही बैठकर किया जाता है, उसे विभागीय कार्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जवाब उन्होंने इस टाइप का नहीं दिया। दूसरा, यदि विभाग में कर्मचारी द्वारा किए जाने वाला विभागीय कार्य में विभाग के कार्यालय से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो जवाब होना चाहिए था कि हाँ, विभागीय काम की वजह से कर्मचारी को कार्यालय से बाहर भी भेजा जाता है। उपरोक्त तथ्यानुसार जवाब न दिए जाने से सीपीआई अशोक पारिक अयोग्य व भ्रष्ट साबित होते हैं। अब यहाँ हमने देखे दूसरी चीज और लिखी है, उपरोक्त जवाब की जगह दूसरा जवाब देना ही साबित कर देता है कि वह अपने निजी या आर्थिक लाभ के लिए यह जवाब दे रहे हैं, जिसके बारे में उसे पूछा ही नहीं गया, जो उस आरोपी से संबंधित है जिसने लाखों रुपए की लूट जालसाजी करके अपने साथियों के साथ खुद के निर्देशन में की है और जिसके साथी जेल में बंद है। मतलब ये जो जवाब इसने दिया है, ये जवाब किसके कहने पर दिया होगा? ये इसको पीआईओ को तो इसकी जानकारी होनी ही नहीं चाहिए, मगर पीआईओ को ये जानकारी या इस टाइप का जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाना है, जो इसमें अपराधी है, उस अपराधी ने से उसने पूछा कि भाई इस मामले में क्या जवाब दिया जाए, और ऐसा ऐसा आपके खिलाफ ऐसा मामला आया है पूछने के लिए, तो आप बताइए क्या जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर उस आरोपी ने अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार का झूठा गलत आरोप पीआईओ से करवाया है। ये चीज यहाँ पर प्रूफ हो रही है। ये सब अभी हम रिट में लगाने जा रहे हैं, ये सारी चीजें ये रिट के अंदर लगेगी पूरी। अब देखिए सबूत नंबर 2, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के पैरा नंबर 3 के अनुसार कि कार्यालय से बाहर जाते थे उल्लेख रजिस्टर या फाइल में किया जाता था या नहीं किया जाता था। उपरोक्त ये पूछा गया है, जिसका जवाब क्या इन्होंने दिया है कि संपूर्ण जानकारी में कहा गया कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मतलब हम आपके कार्यालय के अंदर बाहर जाने आने की एंट्री का रजिस्टर मांग रहे हैं, जो हर एक सरकारी विभाग में मौजूद रहता है, उसके बारे में आप सीधे सीधे बोल रहे हो कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं। मतलब बेखौफ होकर के एक पीआईओ अशोक पारिक, उसे कोई डर नहीं, वो झूठ बोल रहा है सीधा और झूठ बोलने के बाद भी कोई ये नहीं निकल रहा। तो ऐसे लोग अगर इस डिपार्टमेंट में बैठे और हम सब मिल करके इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो आरटीआई का तो मतलब नहीं रह जाएगा। यानी एक सिंपल सा वे में बन जाएगा, जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं उन लोगों के आरटीआई के जवाब तो वो लोग दे देंगे जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है, और जहां पर पैसा इन लोगों को मिल रहा है वहां अशोक पारिक जैसे लोग बैठे होंगे, वो लोग हमें जवाब नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके विभाग में आरोप लगाते हुए साबित कर रहे हैं कि उनके विभाग में संवैधानिक नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के आने जाने, यानी ये चीज जो एक्चुअल में संवैधानिक नियमों के तहत होनी चाहिए, वो चीज हमने यहाँ मेंशन कर दी कि ये चीज आपके यहाँ नहीं हो रही, ऐसा आप बता रहे हो। यानी एक अधिकारी पीआईओ ये चीज जिसको जो जानकारी देनी चाहिए थी। फिर उपरोक्त जवाब की कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं से साबित होता है कि बिना दिमाग का किसी पीआईओ, मतलब बोलना हमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे हमने उधर मीटिंग में सीधे सीधे बोला था कि वर्दीधारी कुत्ते, कुत्ते वर्ड हमने किस लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमें क्यों ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए जाए, मगर ये वर्ड हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये लोग उस प्रकार के हो गए हैं जिस प्रकार से आपका कुत्ता अगर आप उसको खिलाते पिलाते हैं वो आपकी तरफ से होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले ने उस कुत्ते को खिला दिया, बोटी खिला दी या कुछ दे दिया, और उस वक्त जब आपको उस दुश्मन के ऊपर भौंकने की जरूरत है, भुकवाने की अपने कुत्ते से, तो मालूम पड़ रहा है वो उस दुश्मन के सामने दुम हिला रहा है। तो फिर ये लोग कौन है? ये कुत्ते ही हुए, वो कुत्ते। तो वर्दीधारी कुत्ते वर्ड लिख करके हमने बाकायदा उनको लेटर भेजा है, बाकायदा कार्टून बना के भेजा है। वैसे ही आज जरूरत है इन जैसे बिना दिमाग वाले सीपीआईओ के खिलाफ हम सबको एकत्र होने की। हमें इन सब, क्योंकि जवाब इनको सिंपल वे में भी आरटीआई का जवाब मिलना चाहिए अपने को।
उसके लिए किसी बहुत बड़े उसके ज्ञानी व्यानी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि ये लोग हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, और जवाब नहीं देने के लिए कोई इसकी हमें ट्रेनिंग लेकर बहुत कुछ, यानी जैसे बचपन से बच्चे को पढ़ा करके हम बीटेक करवाते हैं, वैसी ट्रेनिंग की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। हमें वो 4 शब्दों की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है। और उन शब्दों की, उन लोगों के जो अच्छे लिखते हैं, एक्टिविस्ट लोग कर रहे हैं काम, अच्छा इंटेलिजेंट तरीके से पेपर्स लिखते हैं, अपने तैयार करवाते हैं, उन लोगों के द्वारा हम अपने अपने पेपर तैयार करवाएं। बस ये है कि उन लोगों को हमें कुछ ये भी करना पड़ेगा कि मतलब जो कोई अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको कुछ फंडिंग भी देनी होगी, मगर वो फंडिंग नहीं जो ये एडवोकेट लोग लेते हैं। आज आप किसी एडवोकेट के पास चले जाइए तो 25,000 रुपए से कम लेगा नहीं, और एनजीओ वाले एडवोकेट नहीं लेंगे। जिनके एनजीओ चल रहे हैं, जो क्या बोलते समाज के लिए काम करते हैं, प्राइवेट बाहर से फंडिंग आती है उनके पास, मगर वो लोग क्या बोलते हैं, आप अगर उनके पास केस लेके जाएंगे फिर भी आपसे 25,000 रुपए पहले रखवा लेंगे, उसके बाद आपके केस की फाइल पढ़ेंगे। तो ये एनजीओ है कि ये क्या है, ये मतलब फाइल पढ़ने के लिए भी उनको इतने 1,000 रुपए चाहिए। 2-4 हजार 5,000 रुपए की बात होती हो, यहाँ तो हजारों रुपए इन लोगों को चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा बैंक होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति, हमारे जो जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो वास्तव में एक्टिविस्ट है, जो वास्तव में समाज को बदलाव चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा इन लोग जो भी है उनको एक ड्राफ्ट तैयार होने चाहिए। बस उन लोगों को एक नॉर्मल तरीके से, मतलब उनको हमें ऐसा नहीं कि उनको हमने अपना ये बना के रख लिया कि नहीं मुफ्त के है, तो उस चीज का हमें ख्याल रखते हुए इन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी देखिए उपरोक्त जवाब का हमने फिर ये लेटर दिया, फिर आगे देखिए यहाँ पर उपयोग जवाब के कोई दस्तावेज नहीं है। इसमें हमने क्या लिखा, विभाग में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों व अधिकारियों के आने जाने के रजिस्टर के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी कि ऐसा कोई रजिस्टर विभाग में मौजूद है या नहीं है। साथ ही यह भी बताना था कि यदि कर्मचारी या अधिकारी विभागीय कार्य से बाहर जाते या आते वक्त जो खर्चा करते हैं वह खर्चा कर्मचारी को विभाग से मिलता है या नहीं। ये सिंपल सा था, बता सकता था, लेकिन वो भ्रष्ट था, उसने नहीं बताया। फिर हमने ये भी लिखा, यदि विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों के आने जाने के मामले में जानकारी दर्ज करने का कोई भी रजिस्टर उपलब्ध नहीं था तो सीपीआईओ अशोक पारीक द्वारा जवाब दिया जाना चाहिए था कि इस प्रकार की जानकारी का कोई भी रजिस्टर या फाइल विभाग के कार्यालय में नहीं रखी जाती। उपरोक्त तथ्यानुसार जवाब न दिए जाने से सीपीआईओ अयोग्य व भ्रष्ट साबित होता है। उपरोक्त जवाब की जगह दूसरा जवाब देना ही साबित कर देता है कि वह अपने निजी या आर्थिक लाभ के लिए वह जवाब दे रहे हैं जिसके बारे में उससे पूछा ही नहीं गया, और जो उस आरोपी से संबंधित है जिसने लाखों रुपए की लूट जालसाजी करके अपने साथियों के साथ खुद के निर्देशन में की है। अब ये तीसरा देखिए सबूत है इनके खिलाफ कि जानकारी के पैरा नंबर 4 के अनुसार पत्र में उल्लेखित तारीखों में कार्यालय से बाहर गए थे क्या, इसकी जानकारी दी जाए। मतलब अब हमने उनको तारीखें बताकर इनको बताया कि उसमें उपस्थित थे या जो भी चीजें उसकी जानकारी दी जाए, इस तारीख में वो कभी बाहर गए थे क्या, ये हमने मांगा है, बराबर। तो यहाँ उन्होंने जवाब दिया है तथ्यानुसार जवाब न दिए जाने से, मतलब कहा कि सितंबर 17 से 20 तारीख तक अवकाश पर रहने के अतिरिक्त अन्य कार्य दिवसों पर उपस्थित थे। 17 से 20, अब 17 से 20 पर अवकाश पर रहने के कारण, और यहाँ पर सब इसमें उपस्थित थे। अब ये 18-20 हमने तो ये चीज मांगी नहीं थी उनसे। 17 से 20 तारीख हमने कहा था ये तारीख, इन तारीखों में वो उपस्थित थे तो वो बीच में कहीं गए थे क्या, कार्य से बाहर गए थे क्या, ये वर्ड हमने मांगा है। हमने ये नहीं मांगा कि उपस्थित थे या नहीं थे, ये चीज हमने नहीं मांगी। हमने बीच में गए थे क्या, तो वो जवाब उन्होंने नहीं दिया, ये उल्टा जवाब दिया। क्यों दिया, और हमने क्या चीज मांगी थी वो चीज उन्होंने इसमें नहीं दी, 17 से 20 तारीख लिख दिया। क्यों करा आपने ऐसा, तो इसका ये जानकारी उसको थी, जो आरोपी था, जो अपराधी है उसको थी, तो उसके कहने पर इन्होंने ऐसा लिखा। तो इससे यहाँ पर ये साबित हुआ कि एक बिना दिमाग का आईओ है पीआईओ, और उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ये चीज हमने इनको मेंशन करके दी है। सेकंड अपील के जो है उनको हमने सेक्शन एक्ट 18 के तहत कंप्लेंट दी है। अब यहाँ देखिए हमने उनको दूसरा फिर लिखा है कि निम्न निश्चित तारीखों का उल्लेख करके जो जानकारी मांगी गई थी, यदि विशाल महादेव उल्लेखित तारीख के दिन पूरे समय विभाग के कार्यालय में ही उपस्थित था तो उसके जवाब में सीपीआईओ अशोक पारीक द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए थी कि उल्लेखित तारीख के दिन विशाल महादेव पेडनेकर पूरे दिन विभागीय ड्यूटी के समय विभाग के कार्यालय में ही उपस्थित था।
और यदि श्री विशाल महादेव उल्लेखित तारीख के दिन 1 या 2 घंटे या अधिक समय के लिए अपने निजी विभागीय कार से बाहर गया था तो वो जानकारी देनी चाहिए थी। तो ये जानकारी उन्होंने नहीं दी, बल्कि कुछ और जानकारी दी। उपरोक्त जवाब की जगह दूसरा जवाब दिया जाना साबित कर देता है कि वे अपने निजी व आर्थिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जवाब है उस आरोपी से संबंधित है जिसने लाखों रुपए की लूट जालसाजी करके अपने साथियों के साथ खुद के निर्देशन में की है, जिसके साथी जेल में बंद है। मुखिया जो है एसबीआई बैंक में पुलिस के कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, जो इसमें पूरे अपराधियों का मुखिया है। उसके मामले में हमने जानकारी मांगी क्योंकि उस मामले को उसने छिपाकर अपनी बेल को कैंसिल करवा दिया। ये सारी चीजें की गई है। जब हमारे सामने मामला आया तो हमने अपने ढंग से आरटीआई, क्योंकि पुलिस वालों ने तो अपने ढंग से उनसे पैसा खा के कर डाली थी, तो हमने अपने ढंग से इसकी आरटीआई की जानकारी ली। तो ये जानकारी सामने आई जिससे साफ साफ नजर आ गया कि ये लोग जो है, ये सबके ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें ये लोग जो भी हुआ है वो मुखिया जो है वो खुद सही मायने में पूरा गेम चल रहा है सब लोगों का मिलकर। उस चीज को रोकना हम सबको मिलकर जरूरी है। तो यहाँ पर सामने ओपन हो गया। अब ये छोटे से पेपर पर हम लोग रेट लगा करके उसकी बेल भी कैंसिल करेंगे और इन्होंने स्टे ले रखा है अपने ट्रायल के ऊपर, ये सारी चीजें कैंसिल होगी। इसमें हम लोगों ने 2 अपील में लगाई, वहां से भी हमारे पास जवाब आया है। वो जवाब में क्या जो जिस अंक की अभी हमारा नंबर नहीं आया है, नंबर नहीं आया है मतलब आप 2 साल के बाद हमारा नंबर आएगा, 3 साल के बाद नंबर आएगा, तब तक ये जो है किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा है? तो ये चीज अब हमारे रिट में जाएगी, वहां पर सीधे क्लियर होगा कि ये चीज देखिए पीआईओ ने इस तरीके से किसके कहने पर किया, ये साबित हो रहा है। तो जो आरोपी अगर बाहर घूम रहा है खुलेआम तो वो सबूतों को नष्ट करने का काम कर रहा है, वो गलत वो कर रहा है, तो इससे हमारे को इंसाफ मिलेगा नहीं किसी को। तो इसलिए तुरंत इसकी बेल कैंसिल करी जाए और इसको, तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं किसके, ये आरटीआई का इस्तेमाल करके। तो ये वही चीज है, उसी चीज को हम सबको समझना है। अब एक दूसरी चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैं इस चीज के लिए तो ये हो गया, आप लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को एकजुट होकर आरटीआई के मामले में सब लोगों को एकजुट होना होगा। कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा, ऐसे बैंक का इंतजाम करना होगा जहां पर हर एक व्यक्ति जो भी अपने देश में जो वास्तव में एक्टिविस्ट है, या हम सब मिल करके वहां पर अपने सारे जितनी भी आरटीआई लगा रहे हैं, जो भी इस टाइप से उसको फिल्टर करके रखे, फिल्टर करके मतलब किससे रिलेटेड किस टाइप का है, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए उस चीज, तो वहां पर ऐसा रहेगा तो हर इंसान वहां से ढूंढ करके अपने हिसाब से आरटीआई को बना सकता है। और हमारे कुछ लोग रहेंगे जो एक्सपर्ट लोग हैं, इन लोगों के नंबर्स हम लोगों के रहेंगे, पूरी ऐसी टीम रहेगी जिनके द्वारा ये आरटीआई के जवाब लिए जा सकते हैं। इस टाइप का ये काम हम करेंगे। अभी दूसरी चीज मैं एक और बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर एक मामले में जैसे हम लोग हाँ बोलिए, थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिएगा कि बाकी लोग को भी अगर कुछ कहना या क्वेश्चन कहता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीजें आई। अभी मैं चाहूंगा कि इस मामले में जहां तक है काफी कुछ तो हो गया है इसके